हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग रिसर्च के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से हाल ही में जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है रिसर्च प्रोसेस। काफ़ी सारे कमेंट मुझे मिले आप लोगों के, आप लोग मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार इन वीडियोस को और इम्प्रूव किया जा सके आप लोगों की सुविधा के लिए। जो भी न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और चैप्टर नंबर 1 के नर्सिंग रिसर्च के सारे वीडियो एक बार देख लें, ताकि चैप्टर नंबर 2 आपको समझने में आसानी रहे। हमारे चैप्टर का नाम है रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च में ऐसे बहुत सारे मीनिंग आते हैं, जैसे रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च लिटरेचर, और कई बार तो स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि इन टर्म्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है। मुझे और वर्ड से अभी आज हमारा मतलब नहीं है, आज हमारा मतलब है मेनली रिसर्च प्रोसेस से। तो मैं आपको इसका मतलब बता दूं। सपोज़ कीजिए कि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और एमएससी फाइनल ईयर या बीएससी फाइनल ईयर, और आपको थीसिस या रिसर्च डिसर्टेशन आपको बनाना है। अब पहला स्टेप, जैसे आप थीसिस बनाएंगे, अपनी फर्स्ट स्टेप जहाँ से आप फॉर्मुलेशन करेंगे अपनी क्वेश्चन का, अपने प्रॉब्लम का, जैसे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाम दिया था, वहाँ से फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम से पूरे स्टेप से गुजरते हुए रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन पॉपुलेशन, डाटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, और लास्ट में अल्टीमेटली डिसेमिनेटिंग द फाइंडिंग्स, आखिरी स्टेप तक ये जो पूरी थीसिस आपने बनाई पूरे 6 महीने, 8 महीने या 1 साल के दौरान अपने फाइनल ईयर के प्रेजेंटेशन के लिए, उस पूरी प्रोसेस को फर्स्ट स्टेप से फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम से डिसेमिनेटिंग द फाइंडिंग, लास्ट तक जो पूरी प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? रिसर्च प्रोसेस। आई थिंक आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक टर्म्स है। बेसिक टर्म्स, बेसिक वर्ड सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं स्पेशली उन लोगों से कहना चाहूँगा जो कॉम्पिटिटिव पर्पस की तैयारी कर रहे हैं या जो अभी बीएससी नर्सिंग में रिसर्च के इन टर्म से जूझ रहे हैं, करते हैं इस इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि आज का फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का, रिसर्च प्रोसेस, बेसिक टर्मिनोलॉजी। सबसे पहला वर्ड है आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट के लिए मैं पहले लिख रहा हूं, आप समझिएगा एक बार। ए क्लियर, कंसाइज, इसको हम कह सकते हैं समरी ऑफ स्टडी। आगे लिखता हूं, दैट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ होल स्टडी। चलिए, तो पहला वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी में मतलब बोलें तो संक्षेप, यानी सपोज कीजिए आपने थीसिस बनाई लगभग 150-200 पेज, उसको एक क्लियर, छोटा, शुद्ध और कंसाइज समरी उसकी बनाना स्टडी की, जो कि प्रोवाइड करती है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ होल स्टडी, जो कि आपकी पूरी जो थीसिस आपने बनाई है उसकी जो समरी है, उस समरी को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। और जनरल्स वगैरह आपने पढ़े होंगे, जनरल्स वगैरह में इट इज़ यूजुअली लोकेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल। शुरुआत के आप कुछ पेजेस देखते हैं, 3-4 पेज आप पलटिएगा किसी थीसिस के, किसी डिसर्टेशन के, किसी आर्टिकल के, किसी जनरल के, तो आपको शुरुआत में ही दूसरे-तीसरे पेज पे एक हेडिंग मिलेगी जिस पे लिखा रहता है एब्स्ट्रैक्ट। हम उसी की बात कर रहे हैं। ये वही एब्स्ट्रैक्ट है जिसमें एक कंप्लीट कंसाइज समरी होती है कि आपने इसके अंदर पूरी थीसिस में या पूरी स्टडी में क्या रिसर्च की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा डेटा। डेटा के लिए लिखते हैं, देखिए क्या लिखना है, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, या कोई फैक्ट हो सकता है डेटा, या
कोई स्टैटिस्टिक्स हो सकती है, कोई फिगर हो सकता है, या कोई कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। आगे लिख रहा हूं, दैट इज कलेक्टेड ड्यूरिंग स्टडी, और मॉडिफाई कर दूं इसको, टू एक्सप्लोर रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। देखिए बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है हमने, समझिएगा थोड़ा सा। डेटा, वैसे तो हम बार बार वर्ड यूज करते रहते हैं, डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, डेटा, लेकिन एक्चुअल में डेटा है क्या वो सुन लीजिए। डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा कोई फैक्ट हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, कोई फिगर हो सकता है, या कोई संख्या हो सकती है। डेटा मतलब कुछ भी हो सकता है। डेटा मतलब ऐसे फैक्ट, ऐसी सूचना, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी स्टैटिस्टिक या ऐसी यूनिट जो कि कलेक्ट की जाती है ड्यूरिंग स्टडी। यानी आप जो रिसर्च कर रहे हैं उस दौरान जो अपने सैंपल से जो यूनिट या जो सांख्यिकी, जो नंबर्स, जो सूचना, जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं? डेटा, जो कि आगे जाकर क्या बताएगी? आपके वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताएगी। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं वो हमारा अगला टर्म है। तो दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में आप जो सैंपल से यूनिट्स कलेक्ट करते हैं, जो संख्या, फिगर या कैरेक्टरिस्टिक कलेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं डेटा। ये आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड है हमारा वेरिएबल्स। वैसे तो वेरिएबल्स वर्ड कई बार आया चैप्टर नंबर 1 में, बट देख लेते हैं एक बार और। वेरिएबल्स, दी कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमा, फिगर और प्रॉपर्टी भी बोल सकता हूं, प्रॉपर्टीज या सिचुएशन भी बोल सकता हूं, सिचुएशन दैट कैन वेरी, मेजरेबल एंड मोर देन वन वैल्यू। देखिए वेरिएबल वर्ड कम से कम 1000 बार आएगा रिसर्च की पूरी बुक में। समझ लीजिए एक बार, आगे काम आएगा। वेरिएबल्स नाम से ही पता लग रहा है, वेरी वेरी वेरी, चेंज, जो चीज़ बदल सकती है, जो चीज़ चेंज हो सकती है। तो वेरिएबल्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, ऐसा कोई फैक्ट हो सकता है, ऐसी कोई सूचना हो सकती है, या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जो वेरी करती हो, चेंज होती हो बार बार, जिसे नापा जा सके, चेक किया जा सके, मेजर किया जा सके, और जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो। दोबारा बोल रहा हूं, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे फिगर, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे सिचुएशंस जिनकी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों, मोर देन वन वैल्यू, जिन्हें मेज़र किया जा सके, और दे कैन वेरी, और जो चेंज हो सकती हो, ऐसी फैक्ट्स, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। इन्हीं में तो रिलेशन हम दिखाते हैं रिसर्च में। मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल जैसे कि एज है, ये एक वेरिएबल है, वेट है, ये वेरिएबल है, देख लीजिए। दे कैन वेरी, चेंज हो सकते हैं, मेजरेबल हैं, और मोर देन वन वैल्यू। तो अभी सिर्फ 2 एग्जांपल, एज, वेट आप याद कर लीजिए। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? दोबारा, जो मेजरेबल हो, जो नापा जा सके, और जिसो एक से ज़्यादा वैल्यू रखता हो, उसे वेरिएबल कहते हैं। हम टाइप ऑफ वेरिएबल अभी नहीं देखेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, रिसर्च वेरिएबल, डेमोग्राफिक वेरिएबल, एक्सटर्नियस वेरिएबल, बहुत तरह के होते हैं। वो अलग से शॉर्ट नोट आता ही है एग्जाम में 5 नंबर का, और कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम डिटेल में देखेंगे आगे जाकर कहीं। फिलहाल हमने 3 पॉइंट समझे, एक बार दोबारा। फर्स्ट था एब्स्ट्रैक्ट, मतलब समरी ऑफ स्टडी, जो यूजुअली बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल में मिलती है, जो आपकी होल समरी को रिप्रेजेंट करती है। डेटा मतलब ऐसी यूनिट, ऐसे फैक्ट्स जो स्टडी के दौरान कलेक्ट किए जाते हैं, और जो वेरिएबल्स में रिलेशन बताते हैं। और वेरिएबल्स खुद ऐसे कैरेक्टरिस्टिक या फिगर होते हैं जो वेरी करते हैं, जो मेजरेबल होते हैं, और जो दैट हैव मोर देन वन वैल्यू।
आगे बढ़ते हैं कुछ न्यू टर्म्स के साथ। चलिए अगला वर्ड है हमारा, एक और नया टर्म सुना होगा आपने, ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन मैं याद दिला देता हूँ, कहाँ सुना होगा, सिनॉप्सिस वगैरह जब बनाते हैं स्टार्टिंग में तो हम डिफाइन करते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशंस को, तो वहाँ आया होगा। क्या चीज़ है ऑपरेशनल डेफिनेशन, देखिए ज़रा। ए वे टू एक्सप्लोर terms of problem or variables under study। देखिए जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने ये डेफिनेशन लिखी है। ऑपरेशनल डेफिनेशन, वैसे नाम से अंदाजा लगाइए, डेफिनेशन किस चीज़ की डेफिनेशन, ऑपरेशन की। कौन सा ऑपरेशन, आपकी स्टडी, आप जो थीसिस कर रहे हैं वो ऑपरेशन, उसको डिफाइन करना, उस स्टडी को डिफाइन करना। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, सबसे सिंपल जो हम शुरुआत से ही लेते हैं या हर कॉलेज में हमें बताया जाता है, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर वाला। स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर सबसे शॉर्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ। ये पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो नहीं है, पर ये उसका एक मेन वेरिएबल मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए, इस पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब पूरा एक क्वेश्चन, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बात कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में। स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, या सपोज करो मैं इस पे थीसिस बना रहा हूँ, इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरी स्टडी में स्मोकिंग वर्ड आ रहा है। व्हाट डज इट मीन, स्मोकिंग क्या है वो मैं डिफाइन करूँगा 2-3 लाइन 4 लाइन में। लंग कैंसर क्या है वो मैं डिफाइन करूँगा। पूरी प्रॉब्लम स्टेट में कहाँ ये स्टडी कंडक्ट की जा रही है तो उस हॉस्पिटल या उस जगह को डिफाइन करूँगा। यानी सपोज कीजिए, जैसे एक और, इसको थोड़ा और मैं अच्छा बनाता हूँ आपको। सपोज ए डेस्क्रिप्टिव स्टडी लाइक दैट, ऐसे सपोज कीजिए, ए डेस्क्रिप्टिव स्टडी विच इज एक्सप्लोर स्मोकिंग रिलेटेड विद या कॉजेज लंग कैंसर इन द एरिया ऑफ दिल्ली या हॉस्पिटल। अब मैं सबसे पहले ऑपरेशनल डेफिनेशन में कि डेस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होती है ये डिफाइन करूँगा 3-4 लाइन में, कि डेस्क्रिप्टिव स्टडी होती क्या है एक्चुअल में। एग्जांपल कि किसी फिनोमिना को एक्सप्लोर करना या डिस्क्राइब करना डेस्क्रिप्टिव स्टडी होती है। स्मोकिंग क्या होती है, लंग कैंसर क्या होता है, दोनों वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है, ये सब पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करना या अपनी स्टडी, अपने ऑपरेशन को डिफाइनिंग वे में एक्सप्लोर करना ऑपरेशनल डेफिनेशन कहलाता है। और जब भी आप कोई थीसिस बनाएंगे तो चैप्टर नंबर 1 में आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन देनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। यानी एक वे टू एक्सप्लोर टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात हो रही है, जो आपने टॉपिक लिया है उस टर्म्स को एक्सप्लोर करना या वेरिएबल्स को एक्सप्लोर करना जो आपकी स्टडी में आ रहे हैं। वेरिएबल्स को एक्सप्लोर करना जो आपकी स्टडी में आ रहे हैं, इसे कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। एक और टर्म लेते हैं, हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। बहुत सुना होगा, समझ में बहुत मुश्किल से आता है, समझ लीजिए। डेफिनेशन लिखता हूं इसकी, इंटर रिलेटेड कंसेप्ट, इंटर रिलेटेड कंसेप्ट दैट assembled together which show relevance of the study
इन सम रिलेशन। समझ लीजिए, एक और टर्म लिखा हुआ है आपके सामने, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क तो आप समझते हैं, जैसे कोई एक फ्रेम है फोटो का, उसी तरीके से एक बाउंड्री, एक फ्रेमवर्क है। किस चीज़ का फ्रेमवर्क है भाई? कंसेप्ट का। अलग अलग तरह के कंसेप्ट हैं, ये मान लो सपोज 3 कंसेप्ट है मैंने, इस 3 कंसेप्ट को आपस में जोड़कर मेरी स्टडी को रिप्रेजेंट करना। मैंने कंसेप्ट लिया है, सपोज बहुत कॉमन है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। सपोज ये मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है कि ये क्लाइंट की प्रॉब्लम्स हैं, इसमें हमने इनपुट किया है केयर के इंटरवेंशन और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सपोज ये मैंने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया है, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कर रहा है? मेरी स्टडी को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटर रिलेटेड कंसेप्ट से। देखिए डेफिनेशन, इंटर रिलेटेड कंसेप्ट यानी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है? आपस में जुड़े हुए ऐसे कंसेप्ट, इंटर रिलेटेड कंसेप्ट जो कि असेंबल्ड किए गए हैं, जो कि बनाए गए हैं आपस में जोड़कर। कुछ कंसेप्ट हैं, अलग अलग तरीके कंसेप्ट को जोड़ा है और बनाया एक फ्रेमवर्क। क्या करता है ये फ्रेमवर्क? जो शो करता है रेलेवेंस ऑफ द स्टडी, स्टडी के महत्व को शो करता है इन सम रिलेशन, कहीं ना कहीं आपस में संबंध दिखाकर। दोबारा, ऐसे कंसेप्ट जो आपस में जोड़कर बनाए गए हैं और जो स्टडी या जो रिसर्च में करने जा रहा हूं उसको कहीं ना कहीं रेलेवेंस देते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हैं। ऐसे फ्रेमवर्क्स को, इंटररिलेटेड कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। क्या आपने एक और वर्ड सुना है? कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अगर ये नहीं सुना होगा तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो सुना ही होगा। तो देखिए, कुछ भी नहीं है, पहले ये समझिए एक बार, बहुत सारे कंसेप्ट इंटररिलेटेड हैं जो कि मेरी स्टडी की रेलेवेंस को बढ़ा रहे हैं, शो कर रहे हैं, इन्हें कहते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। और ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क सपोज मैंने बनाया है, अगर ये किसी थ्योरी पर बेस है, ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मैंने बनाया अगर ये किसी थ्योरी पर बेस है, तो यही क्या कहलाएगा? कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ये थ्योरी क्या है सर? बहुत सारी थ्योरीज हैं, आप पढ़ेंगे रिसर्च में तो अब्देल्लाज थ्योरी है, ओरम्स थ्योरी है सेल्फ केयर डेफिसिट की, जो पिछली क्लास थी अपनी उसमें एनवायरमेंटल फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी। ऐसी बहुत सारी थ्योरी हैं, बहुत सारी थ्योरी हैं जिसमें कंसेप्ट्स को जोड़ा जाता है और वहीं पर उसी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को फिर क्या बोलते हैं? कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों वर्ड में। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अगर किसी थ्योरी पर बेस्ड है तो वो क्या कहलाएगा? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। बढ़ते हैं कुछ और टर्म्स की तरफ। चलिए तो एक और टर्म देखते हैं। अगला टर्म है हमारा अजम्पशन। अजम्पशन, अच्छा इसके साथ एक और टर्म ले रहा हूँ मैं ताकि थोड़ा सा, कई बार अंतर भी नहीं समझ में आता हमें। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में तो पूरा एक चैप्टर है अपना, बट बेसिक टर्म्स की बात हो रही है आज तो बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं। अजम्पशन, अजम्पशन देखिए क्या होते हैं। अजम्पशंस आर बेसिक प्रिंसिपल्स दैट आर accepted being true without any proof, without any evidence या on the basis of logic। देखिए जी, assumptions कुछ ऐसे सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि माने गए हैं, एक्सेप्ट किए गए हैं। कैसे माने गए हैं? ट्रू, सच माने गए, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक।
बस लॉजिक के आधार पर, उनके पीछे कोई प्रूफ नहीं है, उनके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, उनके पीछे कोई प्रूफ नहीं है। विदाउट पे फोकस करें, विदाउट एनी प्रूफ, ऐसे सिद्धांत जो सच माने गए हैं, उन एविडेंस, उन प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं? अजम्पशंस। वैसे भी अजम्पशन वर्ड अज्यूम से बन रहा है, अज्यूम, अनुमान, जो सच माना गया है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, सबसे सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। द यूनिवर्स गवर्न बाय ए सुपरनैचुरल पावर। द यूनिवर्स गवर्न्स बाय अ सुपरनैचुरल पावर। इस ब्रह्मांड को कौन गवर्न कर रहा है? कोई सुपरनैचुरल पावर, गॉड, भगवान, एनर्जी, जो भी आप नाम दें, वो गवर्न कर रही है। क्या प्रूफ, एविडेंस नहीं, बट ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक और रीजन के आधार पर एक्सेप्ट किए गए हैं कि ये सच है। दैट इज अजम्पशन। जबकि इसी से मिलता जुलता एक और टर्म आता है, हाइपोथेसिस। देखिए हाइपोथेसिस क्या है? प्रेडिक्शन दैट टू बी टेस्टेड एंड रिप्रेजेंट relationship between variables। समझ लीजिएगा, हाइपोथेसिस तो बहुत काम का वर्ड है। हाइपोथेसिस मतलब ऐसे प्रेडिक्शंस, ऐसे अनुमान जो कि टेस्ट किए जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं किए अजम्पशन की तरह, जिन्हें टेस्ट किया जाएगा, पहले प्रूफ निकाला जाएगा और रिप्रेजेंट करेंगे वो एंड में कि जो रिलेशनशिप में दिखाना चाह रहा हूँ मेरी रिसर्च में कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर है कि नहीं है, इन वेरिएबल्स में, मेरे वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, उस अनुमान को मुझे लगता है कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, मुझे लग रहा है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, इसको टेस्ट करना साइंटिफिक वे में, इन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप दिखाना, जो मेरा अनुमान है उसे सच या गलत बताना, टेस्ट करना विद अ प्रूफ, विद अ एविडेंस। जबकि अजम्पशन में विदाउट प्रूफ हमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं? अजम्पशंस। और किसी अनुमान को, किसी प्रेडिक्शन को टेस्ट करना और वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताना क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस। आपको आई थिंक ये दोनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। एक लास्ट एंड फाइनल मीनिंग और देख लेते हैं हमारे वीडियो का आज का। सुना होगा आपने, काफ़ी फेमस वर्ड है, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू, या इसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं, ए क्रिटिकल समरी of existed research study to find out weaknesses of previous research to justify new investigation। इन्वेस्टिगेशन समझ में नहीं आए तो हमारी स्टडी की बात हो रही है, रिसर्च की बात हो रही है। समझ लीजिए, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है? पूरा एक चैप्टर मिलेगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे, एक क्रिटिकल समरी। अब आप बोलोगे सर समरी तो एब्स्ट्रैक्ट में भी थी, बिल्कुल थी, लेकिन वो समरी कौन सी थी? जो पूरी थीसिस को, पूरी रिसर्च स्टडी को रिप्रेजेंट करेगी, उसका शॉर्ट। जबकि यहाँ क्रिटिकल समरी तो है पर वो पूरी स्टडी की नहीं है, वो किस चीज़ की है? एग्जिस्टेड रिसर्च। और अच्छे लैंग्वेज में लिखूँ, एग्जिस्टेड प्रीवियस रिसर्च। नहीं आया समझ में? समझिए एक बार। सपोज कीजिए मैं वही एग्जांपल, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर,
सपोज़ कीजिए मैं जो स्टडी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, पर पहले क्या पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ स्टडी हुई हैं? पहले जो स्टडी हुई हैं उनमें क्या कमी है, या इस बार जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसी टॉपिक पर उसे मैं और कैसे मॉडिफाई करके बेहतर परिणाम, न्यू रिसर्च, न्यू इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकता हूँ सेम टॉपिक पर। उसके लिए मुझे पहले हुई रिसर्च को तो ओवरव्यू करना पड़ेगा, यानी क्रिटिकल समरी देखना, ढूंढना, जो पहले से एग्जिस्टिंग रिसर्च है, स्टडी है पहले की, पुरानी की, क्यों? ताकि उस प्रीवियस रिसर्च की क्या मिले, वीकनेस। पहले जो स्टडी हुई है स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर पर, उसमें क्या कमियां रही हैं जो मुझे इसमें दूर करनी है। उसके लिए मुझे पहले से प्री एग्जिस्टिंग रिसर्च को क्रिटिकली समराइज़ करना होगा, उनको पढ़ना होगा, उनका ओवरव्यू लेना होगा और अपनी स्टडी में भी डालना होगा, पुट करना होगा, ताकि मैं जस्टिफाई कर सकूं मेरी नई रिसर्च को, न्यू रिसर्च को, ताकि उसमें वो कमियां ना रहें और जो रिजल्ट आएँ वो रिफाइंड होकर आएँ, अच्छे आएँ, अच्छे इन द सेंस ट्रू आएँ, वैलिड आएँ। तो पुरानी एक लाइन में बोलूँ तो किसी चीज़ पर आप स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड पहले कोई प्रीवियस स्टडी हुई है या नहीं हुई, उन स्टडीज़ का ओवरव्यू लेना, ताकि आपकी नई रिसर्च में रिफाइनमेंट आ सके, डेटाज ट्रू आ सके, रिजल्ट ट्रू आ सके। इसी पुरानी थीसिस या रिसर्च को ओवरव्यू लेने को ही क्या बोलते हैं, लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर। एक बार मैं 2 मिनट में सारे टर्म रिवाइज करवा रहा हूँ, फोकस कीजिएगा जल्दी से। एब्स्ट्रैक्ट, एक छोटी सी समरी जो पूरी थीसिस को रिप्रेजेंट करेगी या पूरी होल स्टडी को रिप्रेजेंट करेगी, एब्स्ट्रैक्ट। डेटा, ऐसे फैक्ट, ऐसी यूनिट या ऐसी स्टैटिस्टिक्स जो स्टडी के दौरान सैंपल से कलेक्ट की जाती है, जो मदद करेगी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताने में। वेरिएबल्स, ऐसी चीज़, ऐसे फैक्ट, ऐसी पोजीशन, ऐसी सिचुएशन, ऐसे फिगर्स दैट कैन बी मेजर, दैट कैन वेरी and that can have more than one value। ऑपरेशनल डेफिनेशन, जो भी स्टडी में कर रहा हूं उसके टर्म्स को डिफाइन करना, एक्सप्लोर करना, ऑपरेशनल डेफिनेशन। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंटररिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट जिसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो मेरी स्टडी की रेलेवेंस को बढ़ा देते हैं। अगर ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क किसी थ्योरी पर बेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल ओरम्स थ्योरी, तो यही क्या कहलाएगा, कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। पढ़ेंगे, अलग से चैप्टर है। अजम्पशंस, अज्यूम, ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स जिन्हें माना गया है कि ये सच हैं, विदाउट एनी प्रूफ, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। हाइपोथेसिस, ऐसे प्रेडिक्शन, ऐसे अनुमान जो कि टेस्ट किए जाएंगे और वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताएंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मैं जो स्टडी करने जा रहा हूं उससे पहले प्रीवियस इससे रिलेटेड स्टडी को क्रिटिकली समराइज करना या उनका ओवरव्यू लेना, ताकि नई इन्वेस्टिगेशन में रिफाइंड रिजल्ट आए या ट्रू रिजल्ट आए और मेरी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी बनी रहे। आज हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 2, रिसर्च प्रोसेस, जिसकी क्लास 1 में हमने बेसिक टर्म्स देखे। टर्म्स बहुत हैं, अभी आप इसे मान लें आधा पार्ट, क्योंकि अभी बहुत सारे टर्म्स रह गए हैं। पॉपुलेशन क्या होती है, टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, लिमिटेशंस क्या होती हैं, डीलिमिटेशंस क्या होती हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, मैनिपुलेशन, ट्रीटमेंट, कंट्रोल ग्रुप, ऐसे बहुत सारे टर्म्स मैं अभी बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्पेशली कंपटीशन एग्जाम वाले ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।